गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 9 कंप्लीट किया था, जिसका नाम था इशू ऑफ डिबेंचर। लेसन नंबर 10 जो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये आप लोगों के सिलेबस से इस बार डिडक्ट हो गया है, इसलिए लेसन नंबर 10 अभी हम लोग नहीं देख रहे। हम लोग डायरेक्ट लेसन नंबर 11 पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। हिंदी में इसका नाम होगा कंपनी के वित्तीय विवरण। अब मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेफर टू दोज डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस। मतलब वित्तीय विवरण जो होते हैं या वित्तीय विवरण जो होते हैं उसका अर्थ या उसका आशय उन डॉक्यूमेंट से है, उन स्टेटमेंट से है, उन प्रलेखों से है जो कंपनी के पूरे ओवरऑल बिजनेस की इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। मतलब एक तरह से कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन, कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ, कंपनी का क्या लॉस हुआ, कंपनी के क्या एक्सपेंसेस थे, ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन, टोटल इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में रहती है, जिसे ही हम लोग कंपनी की लैंग्वेज में स्टेटमेंट कहते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरण कहते हैं। आगे दिया हुआ है दिस स्टेटमेंट प्रेजेंट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ कंपनी। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट रहता है या ये जो स्टेटमेंट रहता है ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है, लाभ होने की संभावनाओं को बताता है, एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि हमें वर्ष भर में कितना आर्थिक लाभ हुआ है, और उसी के साथ ही साथ में ये कंपनी की और बिजनेस की पोजीशन को भी शो करता है। आगे दिया हुआ है दिस आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। और ये जो स्टेटमेंट रहता है या ये जो डॉक्यूमेंट है ये कंपनी ईयर एंड में बनाया जाता है, फाइनेंशियल ईयर में। हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर जो रहता है वो रहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। और कैलेंडर ईयर हम लोगों का रहता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो हर कंपनी के, हर बिजनेस के एंड में, मतलब 31 मार्च के टाइम पे ये सभी कंपनियों में ये डॉक्यूमेंट या ये स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, जिसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाते हैं। वित्तीय विवरण वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। साथ ही साथ में ये चीज़ हमें बिजनेस की इंफॉर्मेशन को भी बताता है। इन ब्रीफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट द समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डॉक्यूमेंट रहता है या ये जो स्टेटमेंट रहता है ये कंपनी की ओवरऑल बिजनेस के एक्चुअल अकाउंट्स पोजीशन को शो करता है। एक तरह से बिजनेस की एक स्मॉल समरी होती है जिसमें कंपनी के इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस, अदर एक्सपेंसेस, इन सब का ओवरऑल एक स्मॉल समराइजेशन रहता है। आगे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यूज़ ऑफ पोजीशन ऑफ अ कंपनी और कंपनीज। मतलब वित्तीय विवरण जो रहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहता है, ये कंपनी की एक्चुअल और फेयर, सही जानकारियों को हमें हमें हेल्प करता है। आगे दिया हुआ है दे विल फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड specific in section 133 and will be the format given in schedule 3। मतलब ये जो स्टेटमेंट रहता है या ये जो फाइनेंशियल एक स्टेटमेंट रहता है, डॉक्यूमेंट रहता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की स्पेसिफिक सेक्शन 133 के रूल्स को फॉलो करते हुए या उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए बनाया जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है मेनली फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट। सबसे पहले आप बैलेंस शीट के बारे में जानते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट हमारे बिजनेस की, हमारे कंपनी की एक्चुअल पोजीशन को हमें बताता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे यही दिया हुआ है स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन और ऑफ बैलेंस शीट। सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस यानी हम जो आय व्यय खाता बनाते हैं वो इनकम एक्सपेंसेस में आ जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि में, जो आप लोग 11 क्लास में सीख चुके हैं, P&L अकाउंट और साथ ही साथ में बैलेंस शीट। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने इसका भी मीनिंग पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके क्या उद्देश्य होते हैं, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसका क्या ऑब्जेक्ट रहता है, ये क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है नॉलेज अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी हमारा जो भी संस्था है, हमारी जो भी कंपनी है, उस संस्था की एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, एक्चुअल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, उसकी कितनी संभावना है या उसमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी वो अर्न कर सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके बारे में ये स्टेटमेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है। आगे दिया हुआ है इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का उपयोग करना,
तो कंपनी के एक्चुअल में जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती हैं या अवेलेबिलिटी जो रहती है रिसोर्सेज की, वो हमें इस डॉक्यूमेंट के थ्रू पता चलती हैं। हेल्पफुल इन एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो, हमें इस डॉक्यूमेंट के थ्रू कैश फ्लो का एक एस्टिमेट रहता है वो भी हमें पता चल जाता है। मतलब कितनी तरह से, कितने सोर्सेज से हमारे पास में कैश आ सकता है, हम किन किन जगह से कैश अर्न कर सकते हैं। मतलब हमें क्या अपने बिज़नेस में नई टेक्निक को यूज़ करना चाहिए, कंपनी में नई टेक्निक को यूज़ करना चाहिए कि हमारे पास में कैश का फ्लो बढ़े। तो कैश फ्लो के बारे में भी ये हमें डॉक्यूमेंट हेल्प करता है। आगे दिया हुआ है हेल्प्स इन कंपेरेटिव एनालिसिस। कंपेरेटिव एनालिसिस इन द सेंस यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन होगा। हिंदी में इसका पर्टिकुलर अगर वर्ड बोले तो कंपेरेटिव एनालिसिस, यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन होगा। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें अदर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देता है। उसके अकॉर्डिंगली हम इन फ्यूचर अपने कैश फ्लो को बढ़ा सकते हैं और तुलना कर सकते हैं कि हमारी जो एक्चुअल कंडीशन है वो कंडीशन और आगे एनालिसिस करने के बाद में इन फ्यूचर हमें अपनी कहाँ मिस्टेक्स को सुधारना है और अपने बिजनेस को अर्निंग के लिए सपोर्ट करना है। तो ये कंपेरेटिव एनालिसिस करने में भी ये स्टेटमेंट हमारे लिए हेल्पफुल होता है। आगे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। कंपनी की या बिजनेस की जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ रहती हैं, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो या अदर किसी एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, वो सारी एक्टिविटीज़ को भी ये बताता है कि आपको किन एक्सपेंसेस को, किन एक्टिविटीज़ को कम करना चाहिए और किन्हें आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। टू नो द इफ़ेक्ट ऑफ अपोर्टिंग प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे बिज़नेस के प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए या उस प्रॉफिट को हम किस तरह से हेल्प लेके किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये उसके लिए भी डॉक्यूमेंट हमारी हेल्प करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट्स देखे। अब हम लोग देख रहे हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वित्तीय व्यवहारों की प्रकृति क्या होती है, इसका स्वभाव कैसा होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग फैक्ट्स। हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहता है वो अकाउंटिंग की जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस रहती है उसको फॉलो करते हुए बनाया जाता है, तो उसी के ऊपर विश्वास करके बनाया जाता है। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है द प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन फिगर एंड आर रिलेटेड टू मनी। यहाँ पे हमारे जो भी आंकड़े रहते हैं, जो भी हमारे पास में एक्चुअल फिगर आया है, जो भी हमारे पास में वैल्यू निकली है, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है अमाउंट से, मनी से या कैश से। आगे दिया हुआ है दे आर फॉर द पीरियड विच इज़ ओवर बट थ्रू देम एस्टिमेट कैन बी मेड अबाउट द फ्यूचर में होने वाली किन चीज़ों को हमें ध्यान में रख के अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को सुधारना है और फ्यूचर में किस तरह से हम हमारे प्रॉफिट अर्निंग की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, ये उसके लिए भी फोकस करता है, हमें हेल्प करता है। आगे दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, वित्तीय विवरण जो होता है, वो हमारे बिजनेस की फाइनल पोजीशन को शो करते हैं, एक्चुअल रिजल्ट देते हैं। पर्सनल जजमेंट्स ऑल्सो इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये हमारे वित्तीय विवरण जो रहते हैं लेखांकन का अंतिम प्रमाण होता है और व्यक्तिगत निर्णयों पर भी इफेक्ट डालता है। आगे दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टेल अस अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अबाउट असेट्स एंड लायबिलिटीज़ फ्रॉम द बैलेंस शीट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के तो हम हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को जान सकते हैं, हमारी लाभ प्राप्त करने की जो एक क्षमता है, हमारी प्रॉफिट अर्न करने की जो एक कैपेसिटी है, उसको हम जान सकते हैं P&L अकाउंट के थ्रू। लेकिन बैलेंस शीट से हम लोग बिजनेस के असेट्स और लाइबिलिटीज़ को टैली कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बैलेंस शीट जो रहता है उसका यही रूल होता है, यही फंडा होता है कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। जितनी आपके व्यापार में असेट्स है, जितनी आपके ऑर्गेनाइजेशन में असेट्स का यूज़ है, उतनी ही आपके बिजनेस की लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि असेट्स और लाइबिलिटीज़ इक्वल होती है तो ही हमारी बैलेंस शीट टैली होती है, सही मानी जाती है। तो ये स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है, मतलब प्रॉफिट की कैपेसिटी को शो करता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है। और साथ ही साथ में इसका जो सेकंड फॉर्मेट हम बनाते हैं बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट हमारे बिजनेस के असेट्स और लाइबिलिटीज़ का ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। आगे दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहते हैं वो स्पेसिफिक पीरियड, मतलब एक समय निर्धारित या निश्चित समय पर ही तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसके 8 पॉइंट है, इस 8 पॉइंट में से 5 पॉइंट आप लोग नेचर्स के करेंगे
और ऑब्जेक्टिव के 6 पॉइंट है, इसमें से ऑब्जेक्टिव के भी यानी 5 पॉइंट आप लोगों को लर्न करना है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड नंबर पे इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें क्या चीज़ें दी हुई है, तो सबसे पहले दिया हुआ है सिंप्लिटी। सिंप्लिटी यानी सरलता, मतलब यहाँ पे इस अकाउंट को सिंप्लिटी यानी यहाँ पर सबसे पहले ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं वित्तीय विवरण, ये बहुत ही सिंपल वे में तैयार किया जाता है। मतलब इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन जो रहते हैं उन्हीं के बेस पर इस स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है। इसलिए जो रूल्स रेगुलेशन, जो व्यक्ति इन चीज़ों के बारे में जानता है, जिसको इसका नॉलेज है, इन रूल्स के लिए अकाउंटिंग नॉलेज जिसको है, वो इस स्टेटमेंट को इजीली तैयार कर सकता है। तो बहुत सिंप्लिटी से ही तैयार हो जाता है, बहुत सरलता से इसे तैयार किया जा सकता है। आगे दिया हुआ है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी यानी यहाँ इसमें आपके जो भी पॉइंट्स रहते हैं, कंपेयर मतलब तुलनात्मक जो पॉइंट रहते हैं कि हमारा पास्ट में एक कंपनी का क्या स्टेटमेंट है और इन फ्यूचर हमारा क्या हम कर सकते हैं। हमारे पास्ट की मिस्टेक्स को सुधार के हम प्रेजेंट पे उस चीज़ के ऊपर जब वर्क करते हैं तो फ्यूचर में डेफिनेटली हमें प्रॉफिट अर्न होता है। तो ये यहाँ पे कंपेयर करने में भी हमें हेल्प करता है। आगे दिया हुआ है इस पर थर्ड नंबर पे दिया हुआ है कंप्लीटनेस। मतलब ये जो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहता है या जो एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट रहता है, ये कंपनी का एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन हमारी एक ही बार में फुलफ़िल हो जाती है, एक ही बार में एनालिसिस हो जाता है। मतलब ये कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट बैलेंस शीट होती है, ये कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है। सिर्फ इस एक डॉक्यूमेंट के बेस पर हम हमारे एक्चुअल बिजनेस की पोजीशन को जान सकते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी पूर्णता के बाद में रहेगा बोधगम्यता। मतलब यहाँ पे ये जो फॉर्मेट रहता है, ये पूरी चीज़ों की खोजबीन करने के बाद, नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करने के बाद में सुपर प्रॉफिट, गुडविल, मार्केट की रेपुटेशन, पूरी हमारी ईयर की जो एक प्रोग्रेस रहती है, जो एक पूरी प्रोसीजर रहती है जो हमने फॉलो की हमारे बिजनेस को करने के लिए, उन सारी चीज़ों पे फोकस करते हुए ये एंड में बनाया जाता है। इसलिए इसका एक स्पेसिफिक पीरियड रहता है जिससे हमें बिजनेस में डिसीजन लेने में हेल्प होती है। आगे दिया हुआ रिविलेंस। रिविलेंस यहाँ पे जो वर्ड होगा उसका हिंदी में होगा प्रासंगिकता। तो ये जो विवरण रहता है या ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन से रिलेक्ट करता है एक्चुअल ऑब्जेक्ट को, कि हमारे पास में एक्चुअल में हमारे बिजनेस का क्या ऑब्जेक्ट है, हमारा उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को हम इस स्टेटमेंट के थ्रू किस तरह से पूरा कर सकते हैं। हमारी जो एक बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने की जो एक कैपेबिलिटी है, जो एक हमारी जो एक हम ये बोल सकते हैं कि जो एक हम बिज़नेस में अर्न करना चाहते हैं, उस अर्निंग को हम किस तरह से बढ़ाएं, हमारे डिसीजन पे हम किस तरह से एक्चुअल वर्क करें, ये डॉक्यूमेंट हमें उसके लिए भी सपोर्ट करता है। ऑथेंटिसिटी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑथेंटिक एंड रिलायबल। इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है वो सही होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह के गलत चीज़ों का यूज़ करके, किसी तरह की धोखाधड़ी के साथ में ये स्टेटमेंट रेडी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बिज़नेस में आने वाली चीज़ों के लिए आपको इन फ्यूचर डिसीज़न लेने में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ में आपकी बिज़नेस की एक्चुअल पोजीशन को बताता है कि आपको कहाँ अपने आप को सुधार करना चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए यही है कि इसमें जो भी एक इन्फॉर्मेशन रहती है वो सही इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही, हमेशा एक ट्रू इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही इस डॉक्यूमेंट को हमेशा रेडी करना चाहिए, ताकि हम हमारे बिज़नेस की लीगल पोजीशन को एक्चुअल में जान पाएँ, एक्चुअल कंडीशन को जान पाएँ। और साथ ही साथ में अगर किसी तरह की कोई कंडीशन क्रिएट होती है, कोर्ट से संबंधित किसी तरह के वाद विवाद अगर होते हैं, तो हम इस लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू अपनी कंपनी के लिए सपोर्ट ले पाएँ। आगे दिया हुआ है एनालिटिकल। हमेशा ये एनालिटिकल होता है, इसमें हम इजीली तुलना कर सकते हैं एक्चुअल फैक्ट क्या है, कहाँ हमने गलती की है, उन गलतियों को सुधार कर उसमें हम एनालिसिस करके उनको प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। टाइमली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी सून अवेलेबल आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। मतलब फाइनेंशियल पोजीशन जो रहती है हमारे बिजनेस की, वो हमें टाइमली अचीव हो जाती है। बिजनेस के ईयर एंडिंग के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट हमें रेडी हो जाता है, ताकि हम नए साल में अपने बिजनेस के लिए सही डिसीजन पे जा पाए। प्रॉपर प्रेजेंटेशन,
कंपनी की इन्फॉर्मेशन को सिस्टमेटिक वे में ये डॉक्यूमेंट बताता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पे आपको बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस की, मतलब सारे ओवरऑल एक्सपेंसेस की और अर्निंग की इन्फॉर्मेशन हो जाती है इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उसके बाद में आपका बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बैलेंस शीट। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट एक कंपनी का एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन देता है 4 लोगों के सामने। किसी तरह की भी अगर आपको किसी के सामने अपनी अगर इन्फॉर्मेशन शो ऑफ करनी है तो एक सिस्टमेटिक वे में एक स्टैंडर्ड लेवल पर ये आपको शो ऑफ करता है कंपनी को। आगे दिया हुआ ट्रांसपेरेंसी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा एक ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसपेरेंसी होती है मतलब पारदर्शिता होती है जिसको हिंदी में कहा जाए, क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की एक्चुअल ओवरऑल इन्फॉर्मेशन भी रहती है और उन सभी के ऊपर बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। ऑडिटेड। इन्फॉर्मेशन गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑडिटेड, मतलब इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर हम लोग ऑडिट करवाते हैं। और अगर आपका स्टेटमेंट अगर सही बना है तो आपका ऑडिट 100% पास होता है। मतलब जो सीए आते हैं हमारी कंपनी में विज़िट करने के लिए, तो यहाँ पर अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अगर हमने सही दी है तो हमारा ऑडिट इजीली पास हो जाता है, हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे इसकी देखी इसेंशियल क्वालिटीज़ एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एक अच्छे वित्तीय विवरण के क्या आवश्यक गुण होते हैं जिसका हिंदी में मीनिंग होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर पे यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूटिलिटी यानी वित्तीय विवरणों की क्या उपयोगिता होती है, इसका क्या महत्व होता है। सबसे पहले दिया हुआ है फॉर शेयर होल्डर, अंशधारियों के लिए क्या इनका यूज़ होता है। जिस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी हमारी अर्निंग कैपेसिटी, जितना हमारी गुडविल मार्केट में अच्छी होगी, हमारा एक मार्केट में रेपुटेशन जितनी होगी, साख जितनी होगी हिंदी में अगर गुडविल को बोला जाए, तो उतने ही शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी रहते हैं। मतलब शेयर होल्डर्स कंपनी की इन्फॉर्मेशन को जानते, कंपनी की प्रीवियस कंडीशन के बारे में पता करते हैं और उसके बाद में भी शेयर परचेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो शेयर होल्डर्स के लिए ये एक बहुत इफ़ेक्टिव डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि अगर हमारी मार्केट में गुडविल अच्छी है तो शेयर होल्डर इजीली हमारी कंपनी से हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करने में रेडी रहते हैं। आगे दिया हुआ है फॉर डिबेंचर होल्डर्स, अगर हमारी गुडविल अच्छी है, अगर हमारी कंपनी का एक फाइनेंशियल पोजीशन सही है, स्टेटमेंट हमारा अच्छा है, तो इन सिचुएशन अगर हमें किसी तरह का लोन का ज़रूरत पड़ती है, लोन की रिक्वायरमेंट रहती है कंपनी को अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो कंपनी अपने डिबेंचर इशू करके पब्लिक से लोन की अथॉरिटी भी ले सकती है। तो इस तरह से ये शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे दिया हुआ है फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर यानी जो भी हमारे निवेशक रहते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पर कंपनी ने क्या अर्निंग किया है उसके बेस पर ही वो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री होते हैं। फॉर एम्प्लॉयज़, कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी अपनी कंपनी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं कि अगर हम इस कंपनी में वर्क करते हैं एज ए एम्प्लॉय तो हमारी इन फ्यूचर कितनी ग्रोथ हो सकती है, हमारी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा, बोनस का प्रोविज़न है या नहीं, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कितना इफ़ेक्टिव है, उसकी मार्केट में एक सेलिंग कितनी है। तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सही कंपनी का सिलेक्शन अपने जॉब के लिए करे, ताकि उनका जो वर्किंग प्रोसेस है उसके बिहाफ पे उनकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती जाए और साथ ही साथ में उनकी खुद की भी सेल्फ ग्रोथ हो। आगे हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है फॉर बैंकर्स, बैंकर्स यानी बैंकों के लिए, तो बैंकों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर इन सिचुएशन कंपनी को अगर रिक्वायरमेंट रहती है लोन की, तो अगर बैंक की नज़रों में अगर कंपनी की पोजीशन अच्छी है, कंपनी के अगर सारे डॉक्यूमेंट सही है, फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल है, तो ज़रूरत पड़ने पे कंपनी हमें किसी भी तरह की मतलब सुविधाएं प्रदान करती हैं और साथ ही साथ में हमें हेल्प करती है इन रिक्वायरमेंट एट अ टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। फॉर गवर्नमेंट, सरकार के लिए, क्योंकि जितना अगर हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा उतना ही हमारे पास में अर्निंग होगी, उस अर्निंग के बेसिस पे हम लोग जो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस रहते हैं उनको हम टाइमली पे करेंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट को भी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर होने वाले इनकम टैक्स, सेल टैक्स के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं, अदर वेरियस टैक्सेस जो रहते हैं अदर वो हम दे सकते हैं। फॉर SEBI यानी होता है सेबी के लिए, तो सेबी के लिए भी हम लोग अदर चीज़ें मतलब कंपनी की एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी की एक पूरी ओवरऑल एक्टिविटी के ऊपर इनकी एक नज़रें रहती हैं कि किस तरह से हम हमारी इन्फॉर्मेशन हम हमारी जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट तक
उपभोक्ताओं तक पहुंचा पाए और उपभोक्ताओं के साथ ही साथ में लोग उसका यूज़ करें और हमारा मार्केट प्रोडक्शन बढ़े। फॉर मैनेजमेंट यानी प्रबंधकों के लिए, तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कंपनी में सभी काम सही तरीके से किया जाए तो मैनेजमेंट बहुत स्मूथ और इजीली होता है। लेकिन अगर कंपनी में सब गलत कामों के बिहाफ पे हर डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो उन डॉक्यूमेंट को सही किस तरह से प्रूफ करे। अगर किसी तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर ये एक प्रेशर आ जाता है कि अब उन्हें सारी चीज़ों को, ब्लैक चीज़ों को वाइट में कन्वर्ट करके बताना है कि हमारे पास में सब कुछ सही है। तो ये एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि वो शुरू से अपना डीप कंट्रोल इतना रखे हर एक्टिविटीज़ पे, ताकि ज़रूरत पड़ने पे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को इजीली बता सकें और हमारी सारी एक्टिविटीज़ लीगल बिहाफ पे ही काउंट हो। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने इसके 8 से 9 पॉइंट देखे, इसमें से 5 से 6 पॉइंट आप लोगों को करने हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिमिटेशन यानी इनकी सीमाएं कितनी होती हैं, वित्तीय विवरण की क्या एक लिमिटेशंस होती है, उनका क्या ड्रॉबैक होता है, ये अब हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला दिया हुआ है लेग प्रिस्क्रिप्शन, सूक्ष्मता का अभाव रहता है इसमें। मतलब इसमें जो फैक्ट्स और फिगर जो दिए जाते हैं, जो डिजिट हम लोग फाइनेंशियली डिजिट जो हम दिखाते हैं वो एक्चुअल में सही है या नहीं, इसके ऊपर यकीन करना थोड़ा कठिन होता है। आगे दिया हुआ है ओनली मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड, मतलब इसमें सिर्फ बताई हुई इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे ही, मतलब एक वर्बली पूरा ओरल ये स्टेटमेंट तैयार करवाया जाता है। हर चीज़ के ऊपर बारीकी से जजमेंट नहीं किया जाता है कि ये चीज़ जो बताई जा रही है वो सही है या नहीं। आगे दिया हुआ है बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स, हमेशा पास्ट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन डिसाइड की जाती है कि इन फ्यूचर में हमारा सारा सेटलमेंट अच्छे से हो गया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट रहता है, ये इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो एक लिमिटेशन रहती है वो पास्ट के बिहाफ पे रेडी होती है। विंडो ड्रेसिंग यानी यहाँ पे सारा दिखावापन होता है, मतलब एक्चुअल पोजीशन क्या है ये किसी को ही पता नहीं रहती, सिर्फ एक वर्बली बेसिस पर ये डॉक्यूमेंट पूरा रेडी करवाया जाता है। तो उसके अंदर यही रहता है कि विंडो ड्रेसिंग यानी यहाँ पे हर चीज़ सही ही है, इसकी कोई श्योरिटी या कहीं पे भी इसकी कोई प्रूफ नहीं रहता है। आगे दिया हुआ है लिमिटेड स्कोप, इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे लिमिटेड स्कोप रहता है, क्योंकि किसी भी तरह की अगर एक गलती भी अगर होती है तो हमारी इकोनॉमिक पोजीशन भी उससे चेंज होती है, मार्केट में गुडविल भी हमारी डाउन होती है, पूरी तरह से ओवरऑल हमारा बिजनेस एक लॉस इसमें आ जाता है। आगे दिया हुआ है लिमिटेड टाइम पीरियड, हमेशा ये एक बहुत सीमित टाइम पे बनाया जाता है। मतलब अगर हमें ऑडिट करना है, कंपनी की एक्चुअल सरप्राइज विजिट होती है ऑडिट के लिए, तो कंपनी की एक्चुअल पोजीशन हमें तभी पता चलती है। तब तक जब तक हम लोग इस लिमिटेशन, मतलब जब तक अगर हम इस डॉक्यूमेंट को एक सही टाइम पे नहीं बनाते हैं तो उसके बेसिस पर हम लोग हमारी कंपनी की एक्चुअल पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते। पर्सनल कंक्लूजन, मतलब इसमें व्यक्तिगत निष्कर्ष के ऊपर ज़्यादा प्रभाव किया जाता है। हमेशा डॉक्यूमेंट ऐसे व्यक्ति से भी रेडी करवाया जा सकता है जो छोटे मोटे एडजस्टमेंट के साथ हमारे बिजनेस की सही पोजीशन को ही रेडी करे, मतलब बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन को पब्लिक के सामने शो ऑफ न करते हुए वो किसी भी तरह की गलत रिपोर्ट भी हमें बनाकर इसके लिए दे सकता है। आगे दिया हुआ है नॉट शोइंग प्राइस चेंजेस, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी भी जो अमाउंट रहती है या जो वैल्यू रहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो कभी भी चेंज नहीं होती, हमेशा सेम इस पर ही इस चीज़ को बनाया जाता है। डिफरेंट ईयर्स में हम कितना भी इस चीज़ को कर लें लेकिन उसके जो फैक्ट्स रहते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी जो पॉइंट कवर करा है वो इस लेसन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम लोगों ने मीनिंग देखा। इस मीनिंग के बाद में हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव देखे, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने देखा नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब इसका क्या स्वभाव होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वित्तीय विवरण की। आगे हम लोगों ने देखा एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें क्या मुख्य बातें होना चाहिए या इसकी क्या विशेषता रहती है। आगे हम लोगों ने देखा यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूटिलिटी मतलब इसके क्या महत्व है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या उपयोगिता है। आगे हम लोगों ने देखा लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसकी क्या लिमिटेशंस होती है, क्या ड्रॉबैक है, कहाँ पर आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही नहीं माना जाता है। तो ये हम लोगों ने इसकी लिमिटेशंस देखी कि बस यहाँ तक आके ही लिमिटेशन, मतलब इसका एक जो एक वर्किंग प्रोसेस रहती है वो चेंज हो जाती है। अब हम लोग देख रहे हैं बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी की बैलेंस शीट क्या होती है, जिसे कहा जाता है चिट्ठा, हिंदी में इसे चिट्ठा कहा जाता है या कंपनी की आर्थिक स्थिति। तो बैलेंस शीट के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा रीड कर लेते हैं।
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच आर ऑल्सो कॉल्ड एनुअल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। मतलब किसी भी वर्ष के अंत में, वित्तीय वर्ष के अंत में, जब भी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन को जब जानना चाहता है तो उस पोजीशन को जानने के लिए वो जिस डॉक्यूमेंट को रेडी करता है वही डॉक्यूमेंट होता है हमारा एनुअल अकाउंट, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण के आधार पर बनाया हुआ, या फिर फाइनेंशियल अकाउंट। आगे दिया हुआ अकाउंटिंग टू सेक्शन 129 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इट इज़ लीगली रिक्वायर्ड फॉर अ कंपनी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कंपनी एक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली ये बहुत ज़रूरी और एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया, और ये बहुत आवश्यक है सभी कंपनियों के लिए कि वो अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर दिखाए। आगे दिया हुआ है डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी आर रिक्वायर्ड द प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द एनुअल रिपोर्ट इन एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर। और कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनी का जो भी हेड ऑफ द पर्सन है, जो डायरेक्टर है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करे और उस मीटिंग के बिहाफ पे अपनी बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन को रेडी करवाए या एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी करवाए। आगे दिया हुआ है एज यू ऑलरेडी नो द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी आर एज अंडर बैलेंस शीट। मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम जानते हैं, जिसमें एक बनाई जाती है बैलेंस शीट, और सेकंड होता है सेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और सेटलमेंट ऑफ इनकम। हम यहाँ पे बैलेंस शीट के बारे में भी जानते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो बैलेंस शीट के बारे में अब हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है काफ़ी। अब हम लोग देखते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ शेड्यूल 3। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डॉक्यूमेंट को रेडी करने में शेड्यूल 3 में कौन कौन से प्रोविज़न किए गए हैं बैलेंस शीट के साथ ही साथ में, अब हम लोग वो देख देते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शंस। इसमें सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कंपनी 2013 के शेड्यूल 3 में कि कंपनी को किन किन जनरल रूल्स को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना कंपलसरी होता है। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है पार्ट 1 वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस टू प्रिपेयर इट। वर्टिकल फॉर्मेट यानी बैलेंस शीट का सेकंड नंबर पे इसमें फॉर्मेट दिया रहता है, और साथ ही साथ में बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि किस तरह से आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। पार्ट 2 थर्ड नंबर का पॉइंट दिया हुआ है पार्ट 2 फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल इंस्ट्रक्शन टू प्रिपेयर इट। सेकंड नंबर के फॉर्मेट में, मतलब पार्ट 2 जो रहता है उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होगा या उसे बनाने के जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। अदर पॉइंट्स दिए हुए, इसी में अदर पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है दिस वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। मतलब ये रूल्स हमें, ये जो नियम है ये 31 मार्च 2015 से शुरू किया गया है। मतलब 31 मार्च 2015 के बाद से ये डिसीजन लिया गया कि हर कंपनी को फाइनेंशियल पोजीशन अपनी 31 मार्च तक बनानी रहती है। नाउ इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इज़ वर्टिकल फॉर्मेट एज अ पार्ट ऑफ 1 ऑफ शेड्यूल 3। और इसी में एक बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्म रहता है, फॉर्मेट रहता है, जिसके अकॉर्डिंगली हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी रहती है। और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हैज़ बीन एलिमिनेटेड कम्प्लीटली। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो है उसको हमने कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। मतलब उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली, सिंपल फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है। यहाँ पे इस लेसन में बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने का एक नया फॉर्मेट है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना रहेगा। आगे दिया हुआ है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 गिव्स द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब सेकेंड पार्ट जो है वो शेड्यूल 3 का है। यहाँ पे स्टेटमेंट देता है प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करने का। अपेंडिक्स एंड समरी ऑफ बैलेंस शीट हैज़ बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द शेड्यूल। मतलब यहाँ से कंपनी के जो पुराना एक बैलेंस शीट रहता है या जो एक समराइजेशन रहता है उसको यहाँ से ये रिमूव करता है, एलिमिनेट करता है। तो यहाँ तक का आज हम लोगों ने लेसन पढ़ा है। लेसन नंबर 11 हमने स्टार्ट किया है। यहाँ तक का पार्ट आप सभी स्टूडेंट्स लर्न करना स्टार्ट कर दो। कॉपी में अगर आप नहीं भी लिख पाते हैं तो बुक में से ही आप लर्निंग स्टार्ट करो ताकि आपका टाइम कवर हो, क्योंकि अभी के टाइम में हमें लर्निंग पे फोकस ज़्यादा करना है, ना कि राइटिंग वर्क पे। इसलिए आप लोग लर्निंग पे अच्छी से फोकस करना स्टार्ट कर दो। दिसंबर भी ऑलमोस्ट 15 डेज़ हो चुके हैं। दिसंबर के हमारे पास में बहुत कम टाइम बचा है अपने रिज़ल्ट को अच्छी से प्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट।
मतलब यहाँ पे कौन सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनी को इस सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। तो ये फॉर्मेट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर्मेट के पहले तक की जो बैलेंस शीट की थ्योरी हम लोगों ने करी है, ये सभी पार्ट आप लोग लर्निंग करना स्टार्ट कर दो। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता रही हूँ कि लेसन नंबर 9 हम लोगों ने देखा था, जो कि था इशू ऑफ डिबेंचर। उसके बाद में लेसन नंबर 10 हमारे कंपनी इशू ऑफ डिबेंचर के बाद में जो था लेसन नंबर 10 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो हमारे सिलेबस से डिडक्ट हो गया है। इसलिए हम लोगों ने लेसन नंबर 9 के बाद डायरेक्ट 11 ले लिया था, जो कि था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के वित्तीय विवरण। ये लेसन हम लोगों ने डायरेक्ट इसलिए लिया है। ये पीडीएफ जो आपके सिलेबस डिडक्ट हुए हैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए, वो सिलेबस का पीडीएफ आप लोगों को ऑलरेडी 17 से 20 नवंबर के बीच में आप लोगों के ग्रुप पर मैं सेंड कर चुकी हूँ। एक बार फिर उसको देखना पीडीएफ को, जहाँ किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो बस यही है कि आप लोग अपनी लर्निंग पे फोकस करो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, ताकि अगर आपकी कुछ क्वेरी रहती है तो हम लोग उस चीज़ को सॉल्व करें। एक चीज़ और है, मंडे से मैं आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ अकाउंट का। जो लेसन हम लोगों ने फर्स्ट नंबर पे करा था, अकाउंटिंग पोजीशन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, कंपनी की अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो इस लेसन के जो भी डाउट रहते हैं वो आप सैटरडे और संडे में देख लेना। मंडे को जो ऑनलाइन क्लास मैं आपकी लूँगी उसमें मैं इस लेसन के ऊपर आपका पूरा डिस्कशन करूँगी। तो इस लेसन को हम लोग 2 दिन देंगे, मंडे और ट्यूसडे। उस मंडे और ट्यूसडे में आप लोग अपने इस लेसन से रिलेटेड जितने भी डाउट से छोटे, चाहे वो थ्योरी के हो या प्रैक्टिकल के, वो क्लियर आप निकाल के रखना। और ऑनलाइन क्लास में इस लेसन की जितनी भी क्वेरी रहती है उसको आप सॉल्व कर लेना, ताकि आपका रिवीजन भी अब स्टार्ट हो जाए। और नेक्स्ट लेसन जो हम लोग वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं वो तो हम करेंगे, लेकिन हमारा रिवीजन भी हम कवर करते जाएंगे। तो ये आप लोगों का एक होमवर्क है। इस हर लेसन के लिए 2 से 3 दिन हम देंगे। जो लेसन जितना बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डेज फाइनल करेंगे कि उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमें कितने दिनों की ज़रूरत है। तो ये लेसन बहुत छोटा था, इसके जो फॉर्मेट है वो भी बहुत सिंपल सा था, P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस लेसन की जितने भी डाउट है वो लोग आप सैटरडे संडे में निकाल के रखना। मंडे और ट्यूसडे को हम लोग 2 दिन इस लेसन को हम लोग क्वेरी के लिए देंगे, और जितने भी उसके डाउट्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका रिविज़न भी रहेगा, और वीडियोस देख के आप लोग अपना प्रीवियस के साथ ही साथ में आप लोग अपना करंट सिलेबस भी कंप्लीट करते जाओ। थैंक यू।